हेलो दोस्तों, दिस इज सचिन फ्रॉम एड्यूफ्लिक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर का पहला पार्ट। जी हाँ, ये चैप्टर काफी लंबा है, तो मैंने इस चैप्टर को लगभग 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया है। जो पहले 2 हिस्से होंगे वो आपको कंप्लीट चैप्टर के बारे में बताएंगे। जो थर्ड पार्ट होगा और जो फोर्थ पार्ट होगा वो हमारे पहले ही पार्ट की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होगी, यानी कि उसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है। इसकी वजह से उनकी अलग से 2 वीडियोस बनाई गई हैं। एक तो अयोध्या डिस्प्यूट के बारे में है और एक ओबीसीज के बारे में है। तो दोनों को हम लोग पार्ट नंबर थर्ड और फोर्थ के अंदर पढ़ेंगे। जो बाकी वीडियोस हैं वो भी हमारी बन चुकी हैं, तो आप लोग इस वीडियो के साथ साथ उन्हें भी कंप्लीटली देखें ताकि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो सके। हर वीडियो की लेंथ लगभग 20 मिनट की है ताकि आप लोग अच्छे से पूरे चैप्टर को पढ़ सकें। तो आज बात करते हैं हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड एंड डेवलपमेंट का पार्ट नंबर 1 बाय मी सचिन बंसल। चलिए आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम जानेंगे कि 5 डेवलपमेंट हमारे देश के अंदर कौन कौन से हुई। जैसे कि चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? ट्रेंड एंड डेवलपमेंट। ट्रेंड एंड डेवलपमेंट का मतलब है हमारे देश में 1947 में हमें आजादी मिली, तब से लेके आज तक क्या क्या बदलाव हमारी इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर हुए हैं, उसके बारे में यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या बड़े 5 मेजर चेंजेस हुए हैं, सबसे पहले हम इसे ही पढ़ेंगे। ये जो 5 मेजर चेंजेस है ये आपका 3 से 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, उस हिसाब से आप लोग अपने आंसर को फ्रेम करेंगे। तो पहली डेवलपमेंट क्या हुई हमारे देश में? पहली डेवलपमेंट हुई एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। अब ये कोई डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि वो अच्छी चीज हुई, डेवलपमेंट का मतलब है क्या बदलाव हुए हमारी पॉलिटिक्स में, ठीक है ना। तो एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम का मतलब है जो कांग्रेस सिस्टम है, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस सिस्टम खत्म हो गया। अब कांग्रेस सिस्टम क्या है? कांग्रेस सिस्टम भाई 1947 या मैं कहूं 1950, क्योंकि 50 के बाद आपका पहला इलेक्शन हुआ था, 52 में हुआ था। तो 52 की जनवरी से लेके और आने वाले समय इंदिरा गांधी तक लगातार कांग्रेस जीतती रही। इवन आफ्टर राजीव गांधी तक रहा था, ये 1989 तक रहा था। तो लगातार कांग्रेस जीतती रही, लगातार एक के बाद एक, हर राज्य में पूरी जगह पर कांग्रेस ही कांग्रेस थी। इसे कहा गया था कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस का सिंबल आपको यहाँ पे मैंने बना के दिखा दिया है ताकि जिनको नहीं पता वो जान जाएं। ये कांग्रेस का सिंबल है, हाथ। पहले कांग्रेस का सिंबल ये नहीं होता था, बैलगाड़ी होती थी, बट बाद में जो है हाथ रख दिया गया। बैलगाड़ी इन द सेंस 2 बैल हुआ करते थे। कांग्रेस का सिंबल, अब ये हाथ जो है वो कांग्रेस का सिंबल है। इसका पूरा नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो कई जगह पर इसे INCB लिखा जाता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है जी। तो हुआ क्या एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम में? पहली चीज तो ये कि 1989 का जो इलेक्शन था उसे आप कह सकते हो कि कांग्रेस सिस्टम के एंड का आखिरी इलेक्शन था, कि यहां के बाद हम मानते हैं कि हमारे देश से कांग्रेस सिस्टम खत्म हो गया और मल्टी पार्टी सिस्टम एक्चुअल में शुरू हो गया। कोइलेशन का एरा जो है वो शुरू हो गया। मल्टी पार्टी पहले भी था, बट ये जो कोइलेशन का एरा है ये अब जाके 1989 के बाद शुरू होता है, ठीक है जी। इससे पहले का पूरा टाइम कांग्रेस सिस्टम है। ऐसा नहीं है उसमें पूरे समय कांग्रेस ही रही, बीच में 1-2 साल के लिए दूसरी पार्टीज भी आई, लेकिन उनका ज्यादा वर्चस्व नहीं रहा। 1 या 2 साल में वो बर्बाद हो गई, ठीक है। तो जो पार्टी इंदिरा गांधी की डेथ के बाद 415 सीटें लेके आई थी लोकसभा में, कब? 1984, ठीक है जी। 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ के बाद जो पार्टी आज तक के इतिहास में, आज हम 2021 में हैं, आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें लेके आई लोकसभा में, वो पार्टी 1989 में सिर्फ 197 पे आकर सिकुड़ गई। आपको पता है लोकसभा में अगर आपको मेजोरिटी चाहिए तो नंबर क्या होता है? 272 प्लस, जानते हैं ना आप लोग। तो 272 तो आई नहीं, तो कितने? 197 है, यानी कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती, ठीक है। तो क्या कोई और सरकार बना सकता है? नहीं, कोई और भी सरकार नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि किसी को भी फुल मेजोरिटी मिली ही नहीं। कब तक नहीं मिली? 2014 तक। 1989 के बाद किसी भी एक पार्टी को कभी फुल मेजोरिटी मिली नहीं, इसलिए उसके बाद के एरा को हम लोग क्या कहते हैं? कोइलेशन एरा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो कांग्रेस जो है उसने अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया, कब? 1991 में। अब आप कहोगे सर 84 89 में इलेक्शन हुए, उसके बाद दोबारा से आपने 1991 में करा दिए, तो हाँ ऐसा ही हुआ। क्यों? क्योंकि कोई सरकार बना नहीं पा रहा था, तो जो भी सरकार बनी वो 1-2 साल चली फिर बर्बाद हो गई। तो 1991 में दोबारा से इलेक्शन होते हैं। इस इलेक्शन में कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है वो पहले के मुकाबले थोड़ी बेटर होती है, लेकिन सरकार अभी भी नहीं बना पाते, यानी कि सरकार बनाने लायक जो आंकड़ा है फुल मेजोरिटी वाला वो इन्हें अभी भी नहीं मिलता, ठीक है जी।
तो कांग्रेस जो है वो 1989 का जो मार्क था उसे एटलीस्ट क्रॉस कर जाती है, और जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि 1989 का जो इलेक्शन था वो एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम को दर्शाता है। ठीक है जी। तो यहां पर एक अमूल का कार्टून भी है, आप देख सकते हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट यानी कांग्रेस के बिना अब सरकारें बननी शुरू होंगी। ओके जी, चलिए अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड डेवलपमेंट की। ये जो सेकंड डेवलपमेंट है ये क्या है, पॉलिटिक्स ऑफ ओबीसी। हमारे देश में एक नई पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं जो पूरी तरह से ओबीसीज को अपने साथ लेने की कोशिश करती हैं, उनके मुद्दों को उठाती हैं और उनको अपना वोट बैंक बनाती है। अब ये ओबीसी क्या आ गए भाई, पहले हमारे देश के अंदर 1947 के बाद जब आजादी मिली, फिर संविधान लिखा गया, तो हमारे देश में दो लोगों को रिजर्वेशन था। कौन कौन? एक एससी, दो समाजों को कह सकता हूं मैं, और एक एसटी। लेकिन उसके कुछ सालों बाद तक हमें ये रियलाइज हुआ कि हमारे देश के अंदर कुछ जातियां और हैं जिन्हें रिजर्वेशन की जरूरत है, जो कि एक्चुअल में एजुकेशनल और फाइनेंशियल वीक है, तो उन्हें थोड़ा सपोर्ट चाहिए। उन्हें कहा गया ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, तो ये जो सेकंड डेवलपमेंट है इसे हम लोग कहते हैं राइज ऑफ मंडल इशू। अब ये मंडल इशू क्या है, ओबीसी क्या है, ये सब मैं आपको पार्ट 4 में बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, फिलहाल आप इतना समझिए कि जो सेकंड डेवलपमेंट है वो है पॉलिटिक्स ऑफ ओबीसी। इस डेवलपमेंट में हमारे देश के अंदर नई नई पॉलिटिकल पार्टीज आई जो कि ओबीसी को रिजर्वेशन के पक्ष में थी, जो ओबीसी को अपना वोट बैंक आगे चल के बनाती है और ओबीसी के दम पर ही इलेक्शन लड़ती है, क्योंकि उनका मेन सपोर्ट जो है वो ओबीसी ही होता है। ओके जी, तो एक मंडल कमीशन होती है, जो मंडल कमीशन कुछ रिकमेंडेशन करती है सरकार को कि भाई ओबीसी को हमारे देश में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ओबीसी की फुल फॉर्म होती है अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं हाँ भाई मिलना चाहिए, कुछ लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो कहते हैं नहीं मिलना चाहिए। तो क्या हुआ, प्रोटेस्ट होने लगे, रायट्स होने लगे, जगह जगह पर लड़ाइयां होने लगी, बच्चों ने अपने आप को आग लगा ली, जनरल कैटेगरी के बच्चों ने, ये कह के कि भाई हमारा तो भविष्य ही बर्बाद हो गया, आपने इतनी ज्यादा रिजर्वेशन दे दी है कि अब हमारे लिए तो सीट बचेगी ही नहीं। तो इन सब बातों को डिटेल में हम लोग पार्ट 4 के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग इतना समझ जाइए कि जो सेकेंड डेवलपमेंट है वो है पॉलिटिक्स ऑफ ओबीसी। ठीक है, यहां पर अमूल का एक और कार्टून है, कास्ट नो बार, क्लास नो बार, अमूल बार बार, यानी कि अब कोई क्लास का भेदभाव नहीं रहा, अब कोई कास्ट का भेदभाव नहीं रहा, क्योंकि जो ओबीसी थे उन्हें भी क्या मिल गया, रिजर्वेशन मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी डेवलपमेंट क्या होती है? तीसरी डेवलपमेंट है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसीज जो चल रही थी उसमें एक बड़ा बदलाव आता है। अब हमारे देश के अंदर जो पहले इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो क्या थी कि भाई देश के अंदर अंदर रहो। ठीक है, बाहर की कंपनीज को देश में आने नहीं दिया जाता था, या बहुत कम आने दिया जाता था। क्यों? क्योंकि हमारे देश ने ट्रेड बैरियर्स लगाए हुए थे, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रखी थी, भी कोई भी आएगा तो उसके प्रोडक्ट की रेट ऑटोमेटिकली इतने हाई हो जाएंगे कि वो हमारी मार्केट में सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। ये सब क्यों था? ताकि हमारे देश के जो दुकानदार हैं, हमारे देश के जो प्रोड्यूसर्स हैं, उन लोगों को सपोर्ट मिल सके। लेकिन ये पॉलिसी कुछ टाइम बाद आउटडेटेड हो गई। क्यों? क्योंकि दुनिया एक नई दुनिया में जा रही थी, वो ग्लोबलाइज होती जा रही थी, वो नई चीजों में अपना एक्सपेरिमेंट करती जा रही थी, और इंडिया वहीं की वहीं अटकी हुई है। आप मार्केट में कोई सामान लेने जाओगे, दो ही आइटम मिलेंगे, दो ही तरह की कंपनी है या एक ही कंपनी है। आपको बिजली का मीटर लगवाना है तो एक ही कंपनी है, आपको टेलीफोन का मीटर लगवाना है एक ही कंपनी है। आप जाओगे बाहर स्कूटर खरीदने, बजाज का स्कूटर मिलता था, है ना, तो हर चीज के लिए एक ही कंपनी है, दो कंपनी। तो हम लोग फेड अप हो गए थे। ठीक है, और पूरी दुनिया ग्लोबलाइज होती जा रही थी, वो आगे बढ़ती जा रही थी टेक्नोलॉजी में और बाकी चीजों में, बट इंडिया पीछे होती जा रही थी। तो हमारे देश ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज किया। अब उसमें किस वजह से बदलाव आया ये मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि हमारे देश जो था वो कंगाली की हालत में पहुंच गया था 1991 में, तो हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक से उधार लिया। वर्ल्ड बैंक ने कहा भी हम आपको हमारी शर्तें माननी पड़ेगी तभी हम आपको उधार देंगे। उन शर्तों में थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आपको पता होगा वर्ल्ड बैंक करता ही ये है, अपनी शर्तें मनवाता है लोन देने के बहाने, और उसके चक्कर में हमें भी उनकी शर्तें माननी पड़ी। लेकिन उससे काफी हद तक अच्छा ही हुआ है हमारे देश में, अभी तक कुछ बुरा नहीं हुआ। ठीक है ना, तो बहुत सारी कंपनीज के लिए हमें अपने देश के दरवाजों को ओपन करना पड़ा, और उसी के बाद हमारे देश के अंदर मैकडॉनल्ड्स हो गई या दूसरी कंपनी है वो सब एंटर कर गई। इसके बारे में डिटेल जो है वो ग्लोबलाइजेशन नाम के चैप्टर में है,
राइट। आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट बुक का आपका लास्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन, उसमें डिटेल में बताया हुआ है कि क्या है 1991 की पॉलिसी जिससे ग्लोबलाइजेशन आई और ग्लोबलाइजेशन के आने से हमारे देश में क्या बदलाव आए। ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है इसकी शुरुआत राजीव गांधी ने की थी और आने वाले टाइम में जितने भी नए नेता आए या जितनी भी नई पॉलिटिकल पार्टी आई सबने इसको एक्सेप्ट किया। ओके जी, तो इसको नाम दिया गया स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम या फिर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एक ही बात है। इसे कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, कई सारे मूवमेंट्स हुए, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हुई जिन्होंने क्रिटिसाइज किया, लेकिन फाइनली ये चलना था तो आगे ये बढ़ता ही चला गया। तो ये हमारी तीसरी डेवलपमेंट थी। अब बात करते हैं द फोर्थ डेवलपमेंट। द फोर्थ डेवलपमेंट इज द अयोध्या डिस्प्यूट, जिसके ऊपर मैं आपको पार्ट 3 की वीडियो बनाऊंगा, बन चुकी है। आप लोग चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। डिटेल्ड में बताया गया है कि क्यों हुआ अयोध्या डिस्प्यूट और अब उसका फाइनल स्टेज में जो फाइनलाइज सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया है वो क्या है, वो सब मैंने उसके अंदर डाला है। इसके अलावा उसमें गोधरा राइट्स के बारे में है, गुजरात राइट्स के बारे में, वो सब देख सकते हो आप। बट फिलहाल अयोध्या डिस्प्यूट आपको पता है एक जगह थी बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद के ऊपर ये माना जाता है कि बाबरी मस्जिद जब बनाई गई तो यहां पर एक मंदिर था, उस मंदिर को तोड़ के बाबर ने वहां पर बाबरी मस्जिद बनवाई। ठीक है, तो जो हिंदू पक्ष है वो ये कहता है कि भाई इस मस्जिद को तोड़ो और यहां पर मंदिर बनना चाहिए, जबकि जो मुसलमान है वो कहते हैं कि यहां मस्जिद है, मस्जिद ही रहनी चाहिए। ये मामला बहुत लंबे समय से कोर्ट में चल रहा था। फाइनली 1992 में कुछ लोगों के जरिए हिंदू जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने हिंदूज को मोबिलाइज किया और अयोध्या में लेके गए और वहां पर जाके कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा देश हिल गया। वहां पर जो मस्जिद था उसके टॉम पे कुछ लोग चढ़ गए और उसको नीचे गिरा दिया। ये घटना होने के बाद पूरे देश के अंदर राइट्स हो गए, बहुत सारे लोग मारे गए और यहीं से हमारे देश के अंदर जो कम्युनलिज्म की पॉलिटिक्स है उसकी शुरुआत होती है, जहां पर कुछ पॉलिटिकल पार्टी हिंदू को सपोर्ट करती है तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम्स को सपोर्ट करती है इस मुद्दे पर। और यहां से ही बीजेपी का जो राइज है वो भी शुरू होता है। जो बीजेपी की पॉलिटिकल राइज है, बीजेपी को सीट गेन होता है, इलेक्टोरल सक्सेस जो मिलती है वो यहीं से उसकी शुरुआत होती है, क्योंकि बीजेपी अपने आप को पार्टी कहती है हिंदुओं की और हिंदुत्व के एजेंडा को सबसे आगे रखती है। तो जो हिंदूज थे जो मानते थे कि राम मंदिर बनना चाहिए, उन सब ने बीजेपी को प्यार दिया और बीजेपी को सपोर्ट किया। यहां पर आप अमूल की ऐड देख सकते हो, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। जो हिंदूज हैं और जो मुस्लिम हैं वो लोग सब शांत होएं और सब आपस में मिल बांट के किस तरह वो रहें, आपस में फ्रेटर्निटी के साथ वो लोग रहें। तो हमारी फिफ्थ जो डेवलपमेंट है वो क्या है? असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। जी हाँ, ये हमारी फिफ्थ डेवलपमेंट है जो हमारे देश के अंदर हुआ। एक बड़ा और एक दर्दनाक हमारे देश के अंदर वाकया हुआ जिससे पूरा देश हिल गया, और वो पांचवी डेवलपमेंट है असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। हमारे देश का प्रधानमंत्री को बम से उड़ा दिया जाता है, बम से मार दिया जाता है। उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी इलेक्शन हार चुके थे और इलेक्शन हारने के बाद वो एक कैंपेन करने के लिए गए थे तमिलनाडु में। आप लोगों ने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिक्स के अंदर, जिसमें आपने श्रीलंका की कहानी सुनी होगी। वहां पर आपने नाम सुना होगा लिट्टे का, LTTE। ये वो ऑर्गेनाइजेशन थी श्रीलंका के अंदर जो श्रीलंका में रहने वाले तमिल्स के लिए एक अलग देश की मांग कर रही थी। ठीक है, और वहां पर इंडिया का जो रोल है श्रीलंका में वो उस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। और वो जो रोल है उसमें मेन जो पर्सन है जिसने ये पूरा का पूरा काम किया श्रीलंका में, इन द सेंस कि वहां पे पीस बनाने की कोशिश की, वो थे राजीव गांधी। ये बात लिट्टे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। होता क्या है, मई 1991 में राजीव गांधी का असैसिनेशन होता है। बाय हुम? बाय श्रीलंकन तमिल, जो कि लिट्टे से लिंक करता है। और तमिलनाडु में एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान जब राजीव गांधी जाते हैं तो ह्यूमन बॉम्ब की फॉर्म में वहां पर पहुंचता है और बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें राजीव गांधी की डेथ हो जाती है। इन द इलेक्शन ऑफ 1991 कांग्रेस जो होती है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके हमारे देश के सामने आती है। लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का मतलब ये नहीं होता कि वो सरकार बना ही लेती है, सरकार नहीं बना पाती, बट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है। तो जब राजीव गांधी की डेथ होती है तो राजीव गांधी की डेथ के बाद हमारे देश के जो अगले प्रधानमंत्री बनते हैं उनका नाम होता है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव एक ऐसी सरकार चलाते हैं जिसे फुल मेजोरिटी नहीं होती, उसके बाद पूरी 5 साल की सरकार चलाते हैं। उसके बावजूद इस तरह की सरकार को जिसको फुल मेजोरिटी नहीं होती, उसके बावजूद
वो सरकार चला पाते हैं, क्योंकि कुछ पार्टी जो होती हैं वो पीछे से सपोर्ट करती हैं इन्हें, ठीक है ना। तो ऐसी सरकार को हम लोग कहते हैं माइनॉरिटी की सरकार या फिर अल्पमत की सरकार। तो नरसिम्हा राव जो सरकार चलाते हैं वो होती है अल्पमत की सरकार, या जिसे मैं कहूं माइनॉरिटी गवर्नमेंट। और अगले 5 साल तक वो सरकार को सक्सेसफुली चलाते भी हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पीवी नरसिम्हा राव भी कांग्रेस के ही होते हैं, कांग्रेसी होते हैं, और वो इस सरकार को आगे बढ़ाते हैं। तो ये थी टोटल हमारी 5 डेवलपमेंट, जिसके बारे में क्वेश्चन 101% आपको देखने को मिलता है। प्री बोर्ड्स में, बोर्ड्स में, स्कूल टेस्ट में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अगर नहीं भी मिलेगा तो इनमें से किसी एक डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में जरूर एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो इसलिए आपको इन 5 डेवलपमेंट को अच्छे से पढ़ना है। आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको बताने को बिल्कुल तैयार हूं। ये जो मैंने पूरी की पूरी पीपीटी बनाई है ये आप लोगों के लिए नोट्स की तरह ही है, इसके अलावा आपको नोट्स की जरूरत नहीं है। इन्हीं के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वही आपके नोट्स की तरह काम करेंगे। तो आई होप आप लोग सारी कहानी समझ गए होंगे। फिर भी अगेन मैं बताता हूं, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।